हेलो एवरीवन, फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूं यश। आज के हमारे लेक्चर से हम एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी सब्जेक्ट को शुरू करेंगे और इसके सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए अब टाइम ना वेस्ट करते हुए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो के हमारे पहले टॉपिक में हम जानेंगे पर्यावरण या एनवायरनमेंट के बारे में। तो पर्यावरण की यदि परिभाषा की बात करें तो सामान्य शब्दों में पर्यावरण का आशय जैविक और अजैविक घटकों एवं उनके आसपास के वातावरण के सम्मिलित रूप से होता है जो पृथ्वी पर जीवन के आधार को संभव बनाते हैं। अतः पर्यावरण एक प्राकृतिक परिवेश है जो पृथ्वी पर जीवन को विकसित, पोषित और समाप्त होने में मदद करता है। अब यह जो एनवायरनमेंट शब्द है ये फ्रेंच भाषा के शब्द एनवायरनर से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है घिरा हुआ या घेरना। और इसी के चलते पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में कहा गया कि पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक और जैविक दशाएं और उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। अब होता क्या है कि हम जो मनुष्य हैं वह प्राकृतिक क्षेत्र के साथ साथ सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र और टेक्नोलॉजी के द्वारा निर्मित क्षेत्रों में भी रहते हैं, इसलिए ये सभी घटक भी मिलकर पर्यावरण का निर्माण करते हैं। चलिए अब पर्यावरण के घटकों या कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट्स के बारे में जानते हैं। तो सामान्यतः पर्यावरण को दो भागों में बांटा जाता है। पहला है भौतिक या अजैविक पर्यावरण, जो स्थलमंडलीय पर्यावरण, वायुमंडलीय पर्यावरण और जलमंडलीय पर्यावरण के रूप में पाया जाता है। और दूसरा है जैविक पर्यावरण, जो कि वनस्पति पर्यावरण और जंतु पर्यावरण के रूप में है। अब ये जो जैविक और अजैविक पर्यावरण है ना, इनका निर्माण विभिन्न संघटकों या घटकों के माध्यम से होता है और इन्हें ही कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट्स कहते हैं। तो पर्यावरण के विभिन्न संघटकों की बात करें तो इसमें पर्यावरण के मुख्यतः 3 संघटक आते हैं। पहला भौतिक या अजैविक संघटक, जिसमें स्थल, वायु, जल आदि आते हैं। दूसरा जैविक संगठन, जिसके अंतर्गत पादप, मनुष्य समेत जंतु और सूक्ष्म जीव आते हैं। इसके बाद तीसरा आता है ऊर्जा संघटक, जिसमें सौर ऊर्जा और भूतापी ऊर्जा को शामिल किया जाता है। अब इन कंपोनेंट्स को डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहला आता है भौतिक या अजैविक संघटक, फिजिकल और अबायोटिक कंपोनेंट्स। तो भौतिक संघटक के अंतर्गत सामान्य रूप से स्थलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल आते हैं। इन्हें क्रमशः मृदा, वायु और जल संघटक के रूप में भी जाना जाता है। इन संघटकों के कारण भौतिक वातावरण या भौतिक पर्यावरण वायु, मृदा, प्रकाश, ताप, जल आदि जैसे कारकों से निर्मित होता है। यह अजैविक कारक जीवों की सफलता का निर्धारण और उनकी बनावट, जीवन चक्र, शरीर क्रिया विज्ञान और व्यवहार पर प्रभाव डालते हैं। जीवों के विकास और प्रजनन पर जैविक कारकों का भी प्रभाव पड़ता है। अब अगले कंपोनेंट की बात करते हैं, जो है जैविक संगठक या बायोटिक कंपोनेंट। तो पर्यावरण के जैविक संगठक का निर्माण मुख्यतः 3 उपतंत्रों के माध्यम से होता है, जिसमें पहला है पादप, दूसरा है जीव और तीसरा है सूक्ष्म जीव। तो इसमें जो पादप या प्लांट्स आते हैं वह अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इन्हें स्वपोषित या ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। अगले आते हैं जीव या ऑर्गेनिज्म। तो ये स्वपोषित या परपोषित दोनों प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन अधिकांशतः जीव परपोषित ही होते हैं। लेकिन साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और ई क्लोरोटिका, जो कि एक प्रकार का समुद्री घोंगा है, यह शैवाल या एल्गी से क्लोरोफिल ग्रहण करता है और अपना भोजन निर्माण करता है। ये दोनों ही स्वपोषित जीव के उदाहरण हैं। अब यदि बात करें परपोषित जीव की, तो जैविक पदार्थों की सुलभता के आधार पर परपोषित जीव 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मृत जीवी या सेप्रोफाइट्स। ये जीव मृत पौधे और जीवों से घुलित रूप में कार्बनिक यौगिक को प्राप्त करते हैं। दूसरा है परजीवी या पैरासाइट्स। ये जीव अपने आहार के लिए अन्य जीवित जीवों पर निर्भर होते हैं। और तीसरा है होलोजोइक या प्राणी संभोजी। ये बड़े जीव होते हैं जो कि अपना भोजन अपने मुख से ग्रहण करते हैं। लेकिन अब इन सभी के अलावा भी जीवों में माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीव भी आते हैं, जिन्हें वियोजक या डिकम्पोजर भी कहा जाता है। ये सूक्ष्म जीव जंतु के जैविक पदार्थों को सड़ा गलाकर वियोजित करते हैं और स्वयं उनसे आहार ग्रहण करते हुए उन्हें रूपांतरित करके पौधों के लिए पुनः उपलब्ध भी कराते हैं। इसके अंतर्गत सूक्ष्म बैक्टीरिया और कवक या फंजाई आते हैं। अब पर्यावरण का अगला संघटक है ऊर्जा संघटक या एनर्जी कंपोनेंट्स। इसके अंतर्गत सौर प्रकाश, सौर विकिरण और उसके विभिन्न पक्षों को शामिल किया जाता है। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा सौर ऊर्जा कहलाती है, जो कि विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में होती है, अतः इसे विद्युत चुंबकीय विकिरण भी कहा जाता है। अब होता क्या है कि सूर्य की बाह्य सतह में अत्यंत ताप दीप्त गैस पाई जाती है, जो नीचे से गर्म होने पर ऊर्जा का उत्सर्जन करती है
और ऊर्जा के इन बंडल्स को फोटोन कहा जाता है। और पृथ्वी की सतह पर जो सौर ऊर्जा प्राप्त होती है उसे सूर्य ताप या सौर विकिरण या सोलर रेडिएशन कहा जाता है। और पृथ्वी की क्षैतिज सतह पर पहुंचने वाले सकल सौर विकिरण को भूमंडलीय विकिरण या ग्लोबल रेडिएशन कहा जाता है। तो ये था एनर्जी कंपोनेंट। अब इस एनर्जी कंपोनेंट के अंतर्गत ना प्रकाश और तापमान दोनों को सम्मिलित किया जाता है, जो कि पृथ्वी के सभी जीवों के, चाहे वे स्थल मंडल के हों या जल मंडल के, सभी जीवों के क्रियाकलापों और भौतिक पर्यावरण को प्रभावित करता है। चलिए अब आगे पर्यावरण से संबंधित कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में जान लेते हैं। इसमें पहला आता है जलवायु और मौसम। तो एक नियत स्थान पर नियत समय पर वायुमंडल के क्षणिक लक्षणों जैसे तापमान, दाब, आर्द्रता, वर्षा, सौर प्रकाश, बादल और वायु आदि की जो कंडीशंस होती हैं उसे मौसम कहा जाता है। अब बात करें जलवायु की, तो किसी क्षेत्र विशेष में वायुमंडलीय स्थिति की सामान्य अवस्थाएं, ऋतु परिवर्तन और मौसमी चरण सीमाओं की लंबे समय की औसत स्थिति, मतलब ये सारी कुछ एवरेज कंडीशंस जो किसी एक क्षेत्र विशेष में लंबे समय तक के लिए पाई जाती हैं, तो वह उस क्षेत्र की जलवायु कहलाती है। मतलब मौसम तो एक घंटे, एक दिन या एक साप्ताहिक परिवर्तन को माना जा सकता है, लेकिन जलवायु जो है वह एक लंबे समय अंतराल पर ऋतुओं और वर्षों के आधार पर तय होती है। अब इस जलवायु के निर्धारण के प्रमुख कारक होते हैं तापमान और वर्षा। अब क्या होता है कि पृथ्वी के अलग अलग भागों में अलग अलग रूप में सौर विकिरण की प्राप्ति होती है और साथ ही विभिन्न अन्य कारकों के माध्यम से भी अलग अलग स्थानों पर तापमान, वर्षा और आर्द्रता में बदलाव देखने मिलता है और इससे ही भूमंडलीय जलवायु का निर्माण होता है, जो कि पृथ्वी पर स्थित सभी जीवों को संचालित करती है। अब हमने यहां देखा कि क्लाइमेट और मौसम में अंतर समय के आधार पर होता है। अब आगे जानते हैं कि सूक्ष्म जलवायु या माइक्रो क्लाइमेट किसे कहते हैं। तो माइक्रो क्लाइमेट जलवायु की वह स्थिति है जो कि स्थानीय स्तर पर या छोटे क्षेत्रों में पाई जाती है। सूक्ष्म जलवायु साधारणतः उपस्थित क्षेत्रीय जलवायु स्थितियों से भिन्न होती है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि एक जंगल है, तो जंगल में बड़े बड़े पेड़ होते हैं। उनकी पत्तियां क्या करती हैं कि प्रकाश के आने को अवरुद्ध कर देती हैं नीचे। तो जंगल के आंतरिक क्षेत्रों में पास के वन विहीन क्षेत्रों की अपेक्षा बाहर से कम तापमान और आर्द्रता की मात्रा अधिक देखने मिलती है। तो इस छोटे क्षेत्र की ही कंडीशन को सूक्ष्म जलवायु या माइक्रो क्लाइमेट कहा जाता है। अब बात करते हैं कि आवास और निकेत क्या होता है। तो बात करें हैबिटेट या आवास की, तो यह एक ऐसा स्थान है जहां पर जीव निवास करते हैं। अब आवास से स्पष्ट है कि यह भौतिक लक्षणों से युक्त होता है, जैसे कि एक जंगल में विभिन्न जीव, पेड़ पौधे और बहुत सी प्रजातियां निवास करती हैं, तो यह उनके लिए आवास हो गया। लेकिन अब बात करें निके या निकेत के बारे में, तो एक आवास में कई प्रकार के निकेत हो सकते हैं। मतलब निकेत के द्वारा हमें किसी प्रजाति के पारिस्थितिकी तंत्र में उसके पर्टिकुलर स्थान का पता चलता है। अर्थात एक प्रजाति को जीवित रहने के लिए जिन जैविक, भौतिक और रासायनिक कारकों की जरूरत होती है उन्हें सम्मिलित रूप से निकेत कहा जाता है। अब प्रत्येक जाति का एक विशिष्ट निकेत होता है। कोई भी दो जातियां एक ही निकेत में नहीं रह सकती। यदि प्रजातियों को उनके विशिष्ट प्राकृतिक आवास में संरक्षित करना है तो उनके विशिष्ट निकेत की पर्याप्त जानकारी होना आवश्यक है, क्योंकि किसी भी जीव की कार्यात्मक भूमिका अपने निकेत में ही संभव होती है। चलिए अब एनवायरनमेंट में मेंस से रिलेटेड कुछ तथ्यों को देखते हैं। इसमें सबसे पहले जानते हैं कि प्राचीन काल से वर्तमान तक या फिर एंशिएंट एरा से प्रेजेंट टाइम तक मानव पर्यावरण संबंध किस तरह के रहे हैं। तो मनुष्य की प्राकृतिक पर्यावरण के साथ दो तरफा भूमिका होती है। वह जैविक संगठक के रूप में भौतिक मनुष्य के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक और प्रौद्योगिक मानव के रूप में भी पर्यावरण को प्रभावित करता है। अब बात करें प्राचीन काल से, तो प्रारंभ में आदि मानव की भौतिक पर्यावरण की कार्यात्मकता में दो प्रकार की भूमिका होती थी। पहली ग्राही और दूसरी दाता की भूमिका। अर्थात मनुष्य भौतिक पर्यावरण से अन्य जीवों के समान संसाधन प्राप्त करता था और पर्यावरणीय संसाधनों में अपना योगदान भी करता था। एग्जाम्पल के लिए वह फलों के बीजों को खाकर इधर उधर फैला देता था, जिससे कि नई वनस्पतियां जन्म लेती थीं। लेकिन ये बात थी प्राचीन काल की। परंतु अब मानव के समाज और संस्कृति के विकास के साथ उसकी बुद्धि, उसका कौशल और उसकी टेक्नोलॉजी ने भी विकास किया और पर्यावरण के साथ उसकी भूमिका में उत्तरोत्तर परिवर्तन भी आए। और इन परिवर्तनों के चलते मनुष्य पर्यावरण का रूपांतर करता या मॉडिफायर और पर्यावरण का विध्वंस करता या डिस्ट्रॉयर बनता जा रहा है।
अब इस मानव पर्यावरण के मध्य बदलते संबंधों का मूल कारण प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी है। अब प्राचीन काल में मनुष्य और प्राकृतिक पर्यावरण के बीच संबंध काफी संतुलित होते थे, लेकिन समय के साथ मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन आया जिसने उपभोक्तावाद को जन्म दिया, और इसी के चलते टेक्नोलॉजी के विकास के साथ प्रारंभिक मानव अब भौतिक मानव के रूप में बदल चुका है। लेकिन अब पर्यावरण विज्ञान और पारिस्थितिकी के नियमों और सिद्धांतों का बिना अनुपालन किए प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन और अनियोजित विकास निश्चित रूप से ही कई पर्यावरणीय और पारिस्थितिकी समस्याएं उत्पन्न करेगा। इस कारण मनुष्य का अस्तित्व ही खतरे में पड़ सकता है। अब इसमें फैक्ट यह है कि प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में बाह्य परिवर्तनों को आत्मसात करने की क्षमता होती है, लेकिन जब बाह्य परिवर्तन प्राकृतिक पर्यावरण की आत्मसात करने की क्षमता से अधिक हो जाते हैं तो पर्यावरण अवनयन या एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन प्रारंभ हो जाता है, जिससे कि दूरगामी प्रभाव वाली पर्यावरणीय समस्याएं पैदा होती हैं। अब इन समस्याओं को दूर करने के लिए यह बहुत आवश्यक हो गया है कि संपोषणीय पर्यावरण, संपोषणीय विकास, संपोषणीय अर्थव्यवस्था तथा संपोषणीय समाज के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मानव पर्यावरण संबंध को पुनः संतुलित किया जाए। इसी अवधारणा को बल देने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 17 सतत विकास लक्ष्यों को विकसित किया गया है, जो कि UNFCCC की प्रक्रिया को गति देने की कोशिश कर रहा है। साथ ही आर्थिक और सामाजिक विकास के लक्ष्य को सभी देशों में सतत विकास के संदर्भ में परिभाषित किए जाने की भी जरूरत है। अब इस पूरी बात को जानने के बाद हम मानव पर्यावरण के मध्य बदलते संबंधों को प्राग ऐतिहासिक काल से वर्तमान काल तक 4 चरणों में विभाजित कर सकते हैं। इसके पहले चरण में आदि मानव द्वारा आखेट करना और भोजन संग्रहण करना आता है। दूसरे चरण में आदि मानव द्वारा कृषि कार्य आते हैं। तीसरे चरण के अंतर्गत आदि मानव द्वारा पशुपालन और पशुचारण कार्य भी आते हैं। और इसके अलावा 4th चरण आता है, जो कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास का काल होता है। और इसी चरण में हमें मानव पर्यावरण संबंध में सर्वाधिक परिवर्तन देखने मिलता है। चलिए अब आगे देखते हैं कि मानव और पर्यावरण के मध्य जो अंतरक्रियाएं और अंतर संबंध होते हैं वे एक तो मानव पर पर्यावरणीय प्रभाव और एक रूप में पर्यावरण पर मानवीय प्रभाव के रूप में देखे जाते हैं। चलिए इनको डिटेल में देखते हैं। तो मानव पर पर्यावरणीय प्रभाव या एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन की बात करें तो भौतिक पर्यावरण मानव को 3 तरह से प्रभावित करता है। इसमें पहला है जैव भौतिक सीमाएं या बायोफिजिकल लिमिटेशंस के द्वारा। इसके अंतर्गत मौसम और जलवायु के कारक, ऊष्मा, प्रकाश, आर्द्रता, वर्षण, वायु, बादल आदि भौतिक कारक मनुष्य के क्रियाकलापों को विशेष रूप से प्रभावित करते हैं। अब जैविक दृष्टि से मानव का शरीर कुछ निश्चित पर्यावरणीय दशाओं में ही अच्छी तरह कार्य करने के लिए सक्षम हो पाता है, जैसे कि अत्यधिक ऊंचाई, अधिक तापमान और आर्द्रता मनुष्य के विकास और उत्तरजीविता में बाधा उत्पन्न करती है। अब इनके अलावा भी सूक्ष्म जलवायु मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। इसमें कुछ रोगों और बीमारियों की मौसमी प्रवृत्ति होती है, मतलब वे कुछ खास मौसम में ही उत्पन्न होती हैं। जैसे कि हमारे भारत में वर्षा के मौसम आते आते डेंगू जैसी बीमारियां तेजी से फैलती हैं और शीत ऋतु के आते आते यह समाप्त होने लगती हैं। अब मानव पर पर्यावरणीय प्रभाव का अगला माध्यम आता है आचार परक नियंत्रणों या बिहेवियरल कंट्रोल्स के द्वारा। इसमें क्या होता है कि विभिन्न पर्यावरणीय कारक मनुष्य की जातीय विशेषताओं को प्रभावित करते हैं और साथ साथ उन्हें निर्धारित भी करते हैं, और यह मनुष्य की चिंतन, विचारधाराओं, संस्कृति, आचार और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। इसका एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार है कि उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्रों में रहने वाले एस्किमो जनजाति में शीत ऋतु में जो लंबी रातें होती हैं। इसके अलावा अन्य क्षेत्र बाढ़, सूखा, भूकंप, सुनामी, भूस्खलन, बादल फटना जैसी आदि कुछ जो चरम प्राकृतिक घटनाएं होती हैं वह मनुष्य के स्वभाव और मनोबल को दुर्बल करती हैं और उनकी सामाजिक, आर्थिक, मानसिक स्थिति एवं स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव भी डालती हैं। अब मानव पर पर्यावरणीय प्रभाव का अगला माध्यम है संसाधनों की सुलभता या अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज के द्वारा। तो किसी क्षेत्र में उपलब्ध संसाधन वहां के मनुष्य की आर्थिक क्षमता, सामाजिक संगठन, राजनीतिक स्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय संबंध को निर्धारित करते हैं। और यही संसाधनों की उपलब्धता है जो मनुष्य के साथ किसी भी देश के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की रूपरेखा का भी निर्धारण करता है। और इन्हीं प्राकृतिक संसाधनों जैसे नदी के जल की यदि बात करें तो यदि यह 2 देशों के मध्य प्रवाहित होता है तो बहुत बार देखा गया है कि यह नदी के जल के वितरण के और उसके उपभोग करने के संबंध में अंतर्देशीय और अंतर्राज्यीय विवादों को भी जन्म देता है।
तो ये 3 माध्यम थे जिसमें हमने मानव पर पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में जाना। अब जानते हैं कि पर्यावरण पर मानव का प्रभाव किस तरह से होता है, ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट। अब हमने जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की बात की थी ना, वह पर्यावरण में उत्पन्न असंतुलन का परिणाम है, जो कि मानवीय और प्राकृतिक गतिविधियों के कारण ही होता है। और ऐसी मानवीय और प्राकृतिक गतिविधियां जिनका प्रभाव पर्यावरण पर पड़ता है, उनमें कुछ इस प्रकार की गतिविधियां शामिल होती हैं। पहला खनन, दूसरा औद्योगिकीकरण या इंडस्ट्रियलाइजेशन, तीसरा आधुनिक कृषि, चौथा शहरीकरण और पांचवा है आधुनिक प्रौद्योगिकी या मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो ये सारे कारक हैं जो बड़ी मात्रा में पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। अब इन्हीं सब प्रभावों के चलते पर्यावरण में विभिन्न समस्याएं भी उत्पन्न हो रही हैं और जिनका समाधान करना भी अति आवश्यक हो गया है। तो इसी पॉइंट पर हमने एनवायरनमेंट से संबंधित सारे पॉइंट्स को देख लिया। अब आज के वीडियो के अगले टॉपिक में बात करते हैं बायोस्फीयर या जैवमंडल तथा बायोम के बारे में। पहले बात करते हैं जैवमंडल के बारे में। तो पृथ्वी के समस्त जीवित जीव तथा उनके आसपास का पर्यावरण जिससे इन जीवों की पारस्परिक क्रिया होती है, यह मिलकर जैवमंडल का निर्माण करते हैं। जैवमंडल के मुख्यतः 3 उपविभाजक वायुमंडल, स्थलमंडल और जलमंडल होते हैं। अर्थात स्थल, जल और वायुमंडल का जहां मिलन होता है, पृथ्वी का वही भाग जैवमंडल कहलाता है और यहाँ जीवन पाया जाता है। जैवमंडल में जीवन के लिए आवश्यक ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है और सभी सजीव जीवधारियों के लिए आवश्यक पोषक तत्व वायु, जल और मृदा में ही निर्मित होते हैं और इन्हीं का बार बार पुनर्चक्रण होता है। जैवमंडल में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले जीव समुद्र सतह से 200 मीटर से लेकर समुद्र तल से लगभग 6000 मीटर के ऊपर तक पाए जाते हैं और इसी जैवमंडल के भीतर अनेक छोटे बड़े पारितंत्र कार्य करते हैं। अब यह जो जैवमंडल होता है ना, इसका पारिस्थितिकी संगठन का एक स्तर होता है जिसमें सबसे पहले अणु होता है। अणुओं से मिलकर कोशिका या सेल बनती है। सेल से मिलकर टिश्यू या ऊतक बनते हैं और ऊतकों से मिलकर जीव का निर्माण होता है। और जब एक ही तरह के जीव समान क्षेत्र में रहने लगते हैं तो उसे जनसंख्या कहा जाता है और निश्चित क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या का समूह समुदाय कहलाता है। अब समुदाय और उसके आसपास के निर्जीव घटक मिलकर एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं और सभी पारिस्थितिकी तंत्रों का समूह ही जैवमंडल कहलाता है। अब आगे जैवमंडल से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज की बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं बायोटिक कम्युनिटी या जैव समुदाय के बारे में। तो जब एक ही क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों की जनसंख्या रहती है तथा एक दूसरे के साथ परस्पर क्रियाएं करती है तो यह जैव समुदाय कहलाता है। इसमें एक समुदाय में विभिन्न प्रजातियों के कई जीव रहते हैं जिनकी अलग अलग जातीय संरचना होती है। आगे देखें समुदाय अभिलक्षण या कम्युनिटी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो इसमें किसी समुदाय विशेष में वर्ष भर उपस्थित पौधों की कुल संख्या या जीवित जीवों की कुल संख्या उसकी जातीय संरचना या स्पीसीज कंपोजिशन कहलाता है। किसी भी समुदाय की जातीय संरचना दूसरे समुदाय से भिन्न होती है। अब अगला आता है डोमिनेंस। तो जैविक समुदाय में विभिन्न जातियों की संख्या के अनुसार किसी एक जाति की संख्या अधिक प्रभावी होती है और इसे ही डोमिनेंस या प्रभाविता कहा जाता है। आगे बात करते हैं जाति विविधता या स्पीसीज डाइवर्सिटी की। तो किसी भी समुदाय की डाइवर्सिटी का निर्धारण उसकी जातीय विभिन्नता के आधार पर किया जाता है। मतलब किसी भी समुदाय में कितनी अधिक प्रजातियां या कितनी स्पीसीज निवास कर रही हैं, उसके आधार पर जातीय विविधता का निर्धारण किया जाता है। अब इसके उदाहरण की बात करें तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन और प्रबाल भित्ति समुदाय में अत्यधिक जैव विविधता देखने मिलती है, तो वहीं मरुस्थलीय और ज्वारनदमुख या एस्चुरीज वाले क्षेत्रों में अपेक्षाकृत प्रजातियों की संख्या कम देखने मिलती है। आगे बात करते हैं कीस्टोन स्पीसीज या कीस्टोन प्रजातियों की। तो ये ऐसी जातियां होती हैं जो किसी समुदाय में प्रचुरता तथा जैव भार में अल्पता के बावजूद भी सामुदायिक अभिलक्षणों पर अपना प्रभाव दर्शाती हैं। मतलब एक तरीके से बात करें तो किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऐसी जातियां जो अन्य जातियों की अनुपातिक प्रचुरता को नियंत्रित करते हुए पारिस्थितिकी तंत्र में संतुलन बनाने का काम करती हैं, वे जातियां कीस्टोन स्पीसीज कहलाती हैं। लेकिन इसमें भी अधिकतर प्रजाति कीस्टोन स्पीसीज की तरह काम न करते हुए कुछ प्रजातियां क्रिटिकल लिंक स्पीसीज के रूप में भी कार्य करती हैं। मतलब यह अन्य जातियों के लिए भोजन व्यवस्था, परागण तथा बीजों और फलों में परिक्षेपण जैसे महत्वपूर्ण काम भी करती हैं। अब बात करते हैं फाउंडेशन प्रजातियों के बारे में।
तो फाउंडेशन स्पीसीज अन्य प्रजातियों के निर्माण और संरक्षण में मुख्य भूमिका निभाती हैं। इसका एग्जाम्पल है कोरल। कोरल एक ऐसी स्पीसीज है जो कोरल रीफ का निर्माण करती है और इसी कोरल रीफ पर अन्य प्रजातियां निवास करती हैं। आगे देखते हैं कि अम्ब्रेला स्पीसीज क्या होती हैं। तो ये सामान्यतः विस्तृत परास या वाइड रेंज वाली स्पीसीज होती हैं जिस पर अन्य प्रजातियां निर्भर करती हैं। ये कुछ हद तक कीस्टोन स्पीसीज की तरह ही होती हैं। इनका संरक्षण उसी निवास में रहने वाली अन्य प्रजातियों के लिए भी संरक्षण का कार्य करता है। ये सामान्यतः विशालकाय और हाइयर वर्टिब्रल्स या उच्च कशेरुकी होते हैं, जैसे नॉर्दर्न स्पॉटेड आउल, टाइगर और ग्रिजली बियर आदि। बात करते हैं इंडिकेटर स्पीसीज या संकेतक प्रजातियों की। तो ये किसी एक पौधे या जंतु की प्रजाति होती है जो कि पर्यावरण परिवर्तन के लिए बहुत संवेदनशील होती है। मतलब इसमें क्या होता है कि जैसे ही पारिस्थितिकी तंत्र में थोड़ा भी बदलाव होता है, मान लीजिए कि जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के कारण यदि आसपास के पारिस्थितिकी तंत्र में थोड़ा भी परिवर्तन होता है तो इंडिकेटर स्पीसीज जो होती हैं वह विलुप्त होना प्रारंभ हो जाती हैं। और इन स्पीसीज का विलुप्त होना एक तरह की चेतावनी होती है कि अब पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तन या हानि होना प्रारंभ हो चुकी है। चलिए अब विभिन्न स्पीसीज के बारे में जानने के बाद संक्रमिका या इकोटोन तथा कोर प्रभाव या एज इफेक्ट के बारे में जानते हैं। अब दो पारिस्थितिकी तंत्र या दो या उससे अधिक विविध समुदायों के मध्य जो संक्रमण क्षेत्र होता है उसे इकोटोन या संक्रमिका कहा जाता है। मतलब यह एक ट्रांजिशन जोन है जो दो पारिस्थितिकी तंत्रों को या दो विविध समुदायों को अलग करता है। अब इसकी विशेषता यह होती है कि दो अलग अलग पारिस्थितिकी तंत्रों में होने के कारण यह तनाव का क्षेत्र होता है। साथ ही पूर्ण विकसित इकोटोन में कुछ ऐसे जीव भी पाए जाते हैं जो कि दोनों ही पारिस्थितिकी तंत्रों के जीवों से पूर्णतः अलग दिखाई देते हैं। अब यह जो इकोटोन है, यह क्षेत्र बहुत ही छोटे क्षेत्र से लेकर बहुत ही विशाल क्षेत्र तक भी फैला हो सकता है। अब बात करते हैं कोर प्रभाव या एज इफेक्ट के बारे में। तो कोर प्रभाव एक पारिस्थितिकी अवधारणा है। जहां पर दो पारितंत्र आपस में मिलते हैं ना, वहां विशाल विविधता पाई जाती है। अब इस कोर प्रभाव में जहां दो क्षेत्र परस्पर ओवरलैप होते हैं तो वहां इन दोनों पारितंत्रों की प्रजातियां पाई जाती हैं। अब एज इफेक्ट के कुछ उदाहरण हैं नदी तट के किनारे घास का मैदान, इसके अलावा पर्वत और घाटियों के मिलने वाला क्षेत्र, जंगलों का अंतिम बिंदु और जहां एस्चुरी समुद्र से मिलती है वह क्षेत्र। इन चारों क्षेत्रों में एज इफेक्ट बहुत अधिक देखने मिलता है। चलिए अब बात करते हैं कि बायोम क्या होता है। तो यह पौधों और प्राणियों का एक समुदाय होता है जो एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में पाया जाता है। मतलब पृथ्वी पर पेड़ पौधे और जीव जंतुओं सहित सभी प्रमुख पारिस्थितिकी तंत्र बायोम कहलाते हैं। मतलब इसमें किसी भी महाद्वीप के अंतर्गत कोई एक ऐसा क्षेत्र जहाँ के जितने भी पादप और जीव जंतु हैं और जिनकी सामान्य विशेषताएं उस समस्त भूभाग में प्रायः समान होती हैं, मतलब वे उस पर्टिकुलर परिस्थिति में एक साथ निवास करते हैं, तो इसे ही बायोम कहा जाता है। अब अलग अलग प्रकार के यदि बायोम्स की बात करें तो इसमें मरुस्थलीय बायोम मध्य अक्षांश में पाया जाता है, टुंड्रा बायोम उच्च उत्तरी अक्षांश में, ग्रासलैंड बायोम मध्य अक्षांश और महाद्वीप के आंतरिक भागों में पाए जाते हैं। इसके अलावा डेसिडियोस फॉरेस्ट या पर्णपाती वन मध्य अक्षांश में, टैगा वन मध्य से उच्च अक्षांश के बीच और उष्णकटिबंधीय वर्षा वन या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोम भूमध्य रेखीय वृत्त के नज़दीक पाया जाता है। अब ये जितने भी प्रकार के बायोम की हमने बात की, तो इनकी सारी कंडीशंस के बारे में हम आगे के लेक्चर्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर बस इतना ही रखते हैं। लेक्चर पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। अभी के लिए चलता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।